हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये चैनल बहुत ही खास है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन देखिएगा। 1 चंबल, 2 यमुना, 3 सोन या 4 परियार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सोन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। एगमार्क है क्या? ऑप्शन देखिएगा। 1 अंडा उत्पादन के लिए एक सहकारी संस्था, या फिर नियंत्रित कृषि बाजार, या ऑप्शन नंबर 3 किसानों की सहकारी समिति, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है एगमार्क, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था क्या? ऑप्शन देखिएगा। 1 केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग में प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन 2 केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 केवल विदेशी शासन की स्थापना, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों की प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना और केवल विदेशी शासन की स्थापना। ये तीनों ही सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपयुक्त सभी, याद रखें। अगले प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 4। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। ऑप्शन देखिएगा। 1 दासता से सामंतवाद की ओर, ऑप्शन 2 सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर, या फिर ऑप्शन 3 पूंजीवाद से समाजवाद की ओर, या फिर ऑप्शन 4 समाजवाद से बाजार समाजवाद की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। किसकी ओर? तो पूंजीवाद से समाजवाद की ओर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन देखिएगा। 1 1936, 1948 या 1951, या फिर ऑप्शन नंबर 4 1956। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1948, या 1948 इसका सही आंसर है। 1948 भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1948 में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखिएगा। 1 जेनेवा, 2 द हैग, 3 वियना, या 4 रोम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, द हैग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हैग में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ऑप्शन देखिएगा। 1 वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनावों का आदेश दे सकता है, या फिर ऑप्शन 2 देखिए, वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वह अनुपालन करने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है, या फिर उपयुक्त में से कुछ भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सवाल एक बार फिर से सुनिए। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा कि वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8।
भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? ऑप्शन देखिएगा, एक पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी पंडिचेरी या डी केरल। कौन सा सही होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, भारत के किस राज्य में? तो केरल में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। कहाँ पर? तो केरल में, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 9। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, 1990, 1991 या फिर 1992 या फिर ऑप्शन नंबर 4 1993। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो 1991 में। जी हाँ, 1991, 1991 में हुआ था, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? ऑप्शन देखिएगा, एक, उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, या ऑप्शन 2, उसमें किसी महिला को सदस्य नहीं बनाया गया था, या फिर ऑप्शन 3, उसका गठन निर्धारित समय से पहले कर दिया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर 4, उसने प्रमुख भारतीय नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा? सवाल देखिए क्या कहा गया है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार आखिर क्यों किया था? तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि उसने सदस्य के रूप में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया था, इसीलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, देख लिया आपने? हाँ जी, उस सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको एक ऐसा घंटा दिख जाएगा, वहाँ पर उस घंटे को प्रेस कर दोगे, बेल आइकन है वो, उसे दबा देते हो आप, तो उसमें ऑल में क्लिक कर देना। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। वीडियो कब कब मिलेगा ध्यान से सुनिए। सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आप वाकई में अपने एग्जाम्स को लेकर सीरियस हो तो तभी इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें सही में तैयारी होती है, वाकई में तैयारी होती है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो जितना शेयर कर सकते हो, दूसरों का भी भला करो, वीडियो को शेयर करो, उनकी तैयारी भी जोरदार करवाओ और खुद भी तैयारी करो। ओके, चलिए सवाल नंबर 11 ध्यान से देखिए। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है कितने महीने के भीतर? कितने के भीतर? तो ऑप्शन देखिएगा, एक 2 महीने के भीतर, या फिर 4 महीने के भीतर, या फिर 6 महीने के अंदर, या फिर 12 महीने के अंदर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? 1। जी हाँ, 2 महीने के अंदर किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाता है 2 मंथ के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर, 2 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिएगा, 1 47, 2 66, 3 97 या फिर 100। कौन सा सही होगा? इसका आंसर कहा गया है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है कितनी? तो 97। जी हाँ, 97। ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखें। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है 97। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 दादा भाई नौरोजी, 2 WC बैनर्जी, या 3 रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन नंबर 4 जेम्स ए हिक्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, जेम्स ए हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था, जेम्स ए हिक्की जी ने, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 दादा भाई नौरोजी, 2 गोपाल कृष्ण गोखले, BG तिलक, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी किसने? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी। ऑप्शन देखिएगा, 1 लॉर्ड कर्जन ने, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 लॉर्ड मॉकेल ने, या ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी किसने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, लॉर्ड मॉकेले ने।
लॉर्ड मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। ऑप्शन देखिएगा, 1 गोवा, 2 पंडिचेरी, सी दमन या डी कोचीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती है कौन? तो इसका सही आंसर होगा पंडिचेरी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय या ऑप्शन 3 लॉर्ड मैकॉले या ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सवाल एक बार ध्यान से सुनिए। 1883 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानून का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, लॉर्ड मैकॉले के, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला भारतीय कौन था? ऑप्शन देखिएगा, WC बैनर्जी, बी बहराम जी एम मालाबारी या सी ऑप्शन नंबर 3 देखिए DN वाचा या ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ध्यान से देखिए। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय तटरेखा की लंबाई है लगभग कितने किलोमीटर? ऑप्शन देखिएगा, 1 4900 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर 3 7500 किलोमीटर या फिर 8300 किलोमीटर। भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 7500 किलोमीटर है भारतीय तटरेखा की लंबाई, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखना है। भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? लगभग 7500 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 धौलागिरी, ऑप्शन 2 कंचनजंगा या 3 K2 या ऑप्शन नंबर 4 नंदा देवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कहा गया है सवाल में कि संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो K2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 580 किलोमीटर, 2 760 किलोमीटर, ऑप्शन 3 940 किलोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर 4 1050 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या कि कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? तो 760 किलोमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मालाबार, 2 आंध्र, 3 कोंकण या 4 गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, आंध्र। कहा गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो आंध्र, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। अगर आप इससे पिछली वीडियो को देखना चाह रहे हो तो आई बटन पे देख सकते हो, ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, आई बटन पे इससे पिछली वीडियो को देख सकते हो और नीचे बाकी सारी वीडियोस की लिंक भी मैंने डाल रखी है, वहां पर देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है, कोरोना वायरस की भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जिसमें आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ 7, इसरो, वंदे भारत मिशन और भी बहुत सारे टॉप क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और हाँ, अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, देखिए सवाल नंबर 23 क्या कहता है कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है कौन सी? ऑप्शन देखिएगा, 1 लेक
विक्टोरिया, ऑप्शन 2 लेक मिशिगन, ऑप्शन 3 लेक बल्कस या फिर ऑप्शन नंबर 4 लेक सुपीरियर। तो दोस्तों सवाल क्या कहा गया है कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है कौन? तो लेक सुपीरियर। जी हाँ, संसार में सबसे स्वच्छ जल की बड़ी झील है कौन? तो लेक सुपीरियर, याद रखना है नाम। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। संसार में भारत पहले स्थान पर है। ऑप्शन देखिएगा, 1 निकल के उत्पादन में, ऑप्शन 2 यूरेनियम के उत्पादन में, या ऑप्शन 4 माइका के उत्पादन में, या ऑप्शन नंबर 4 देखिए मैग्नीज के उत्पादन में। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है कि माइका के उत्पादन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मुर्राह, ऑप्शन 2 भदवारी, ऑप्शन 3 सुरती, या ऑप्शन 4 येडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कहा गया है सवाल में कि भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? तो सुरती। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन 2 बांदीपुर नेशनल पार्क, या ऑप्शन 3 कान्हा नेशनल पार्क, या फिर सरिस्का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 27। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कॉर्निया में, 2 आइरिस में, 3 सलाकाओं में, या फिर शंकुओं में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा आइरिस में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 कैरोटीन, 2 रोडोस्पिन, ऑप्शन 3 आयोडोप्सिन, या ऑप्शन 4 रेटिनिन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, रेटिनिन। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है रोटिनिन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सही है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिएगा, 1 भूसी रहित अनाज और दालें अधिक पोषक होती है, या फिर ऑप्शन 2 साबुत अनाज और दालें अधिक पोषित होती है या पोषक होती है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 सांसाधिक अन्न उत्पादों में पोषक तत्व अधिक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नाश्ते के अन्न में पोषक तत्व अधिक होता है। इसका सही आंसर का क्या होगा? कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है, और अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलती है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगता है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए सवाल नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मुख है? ऑप्शन देखिएगा, 1 हिरन, 2 जिराफ, 3 महामृग, या 4 याक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, जिराफ। कौन सा प्राणी मुख है? तो जिराफ। ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।